जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग ईएनवीएस का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग को बता देते हैं ईएनवीएस को लेके यार इतना आप लोग हाइप कर रहे हो ना कि लग रहा है कितना बड़ा सब्जेक्ट है यूपीएससी का आप लोग तैयारी कर रहे हो। उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, सिलेबस नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, ये आपका चैप्टर वाइज लेक्चर है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, कंप्लीट कर देंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लोग ईएनवीएस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका ड्यूटी रहेगा, अगर सजेशन आपको मिल चुका है तो सजेशन क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करने का, जितना भी आपको सजेशन क्वेश्चन दिया गया है। और भाई बहुत सा यूट्यूब चैनल तो सजेशन के नाम पे तो पूरा पीडीएफ ही आपको हाईलाइट करके दे रहा है कि भाई पूरा ही सिलेबस पढ़ के चले जाओ। वैसे सजेशन नहीं होता है। सजेशन मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आने का चांसेस एकदम हाई रहेगा। तो आपको एएनवीएस में भी मिलेगा, तो वो सारा क्वेश्चन का प्रायोरिटी सबसे पहले रखना कि आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ। ठीक है, देन आपको अगर समय मिलता है तो आप लोग क्या करना, चैप्टर वाइज लेक्चर देके कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट आपका नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। आराम से आप लोग एक दिन में ही पूरा सिलेबस कर लोगे। ठीक है, और पॉइंट्स को क्या करना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का आपको सजेशन दिया गया, तो उसमें अब बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया ये 10 क्वेश्चन से ही आएगा क्या। तो मैं आप लोग को 1000 बार बोल चुका हूं कि ये 10 क्वेश्चन से ही आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छे ढंग से ये 10 क्वेश्चन करके जाओ, समझ के जाओ। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में ऑलरेडी बता दिया गया है कि आंसर को लिखना कैसे है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग फॉलो करके जाओ। और प्लेलिस्ट भी दिया गया है, सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको कमी लग रहा है कुछ तो यही है कि आप लोग एक प्रॉपर ढंग से जो ट्रेडिशनल मेथड है वही फॉलो करना है, कोई भी शॉर्टकट अपनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपको बताया जा रहा है नेक्स्ट एडू क्लासेस में हमारा मोटिव सिंपल रहता है कि आपको हर एक सेमेस्टर अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो करते रहो, कोई भी आपको मिस गाइड नहीं किया जाएगा। और जितना सजेशन हम लोग देंगे ना, आप लोग उसको अच्छे ढंग से करके जाना। लेकिन हाँ, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का वीडियोस भी स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और कुछ भी डाउट होता है स्ट्रेटजी वीडियो भी लाएंगे, तो उसका भी वेट करो। और जैसे अकाउंट्स वगैरह चल रहा है वो फॉलो करना अगर आप बीकॉम से हो। और सीवी का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। और ये जो पूरा स्टडी मटेरियल है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो 2 मिनट भाई आपको बताना था कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। और जैसे जैसे बता रहे हैं फॉलो करो, और आपको अच्छे ढंग से एक प्रॉपर वीडियो में बता भी देंगे। ठीक है, और सजेशन भी आपको कल तक में मिल जाएगा, तो उसका आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है भाई। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रेफर्स टू एनी अनडिजायरेबल चेंज। जैसे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है, तो भाई पूरा डेफिनेशन साइड करो। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एनी अनडिजायरेबल चेंज, तो सीयू को ये आपको अंडरलाइन करके देना है कि भाई ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कोई भी सब्जेक्ट लिख रहे हो, जो कीवर्ड्स होता है ना उस पर आप लोग मेनली फोकस करना अच्छे ढंग से। ठीक है, ये सारा चीज़ है। तो कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, आपके इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। एयर में, वाटर में या सॉइल में, कोई भी जगह, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सॉइल में भी हो सकता है, और लिविंग सिस्टम भी हो सकता है। अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है आपके आसपास, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि आपका इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है या पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। और इससे डायरेक्टली क्या होता है, लिविंग बींग्स को हार्म होता है, इकोसिस्टम खराब होता है। तो ये सारा चीज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर में आता है। ये आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। अगर साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि इसके टाइप्स बताओ, ये आपका भाई एक डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, ये आप साइड भी कर सकते हो। बस याद कर लेना कि 1986 में आपका इसका एक्ट आया था। मेन 4-5 तरीके का पॉल्यूशन होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, और आपका नॉइज पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन होता क्या है, सिंपली भाई बात को समझना, यहाँ पे ध्यान देना। जो आपका एयर है वो हार्मफुल गैसेस से क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है और एयर को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा आपका गैसेस आता है, तो वो भी आपको बताएंगे आगे, जैसे CFC हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारा गैसेस मिलके हार्मफुल गैस एयर को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री से क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है। और वेस्ट निकल के जाता कहाँ पे, आपका रिवर्स में जाता है, पॉन्ड में जाता है, तो वो हो गया आपका वाटर पोल्यूशन। अब आपके मन में डाउट होगा कि भैया आप तो लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रहे हो। भाई आप लोग भूलो मत कि आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो, टीचर का काम होता है कि आपको टॉपिक समझाना। मेरा यहाँ पे PDF रीडर वाला काम नहीं है, स्पून फीडिंग वाला काम नहीं है कि भैया एक एक लाइन बाय ईज करके पढ़ाएं। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तब आप लोग भाई खुद से थोड़ा सा एफर्ट डालना सीखो। हम लोग से जितना कोशिश होता है कि आपको इजी वे में सब कुछ समझा दे, ताकि आप लोग खुद से एक बार पढ़ोगे तो आपको सारा टॉपिक इजी वे में याद हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है खुद से भी PDF को खोल के एक बार चेक करना और रीड करना। और आपको सजेशन क्वेश्चन भी कल तक में मिलेगा, तो ये चैप्टर वाइज वीडियोस देख लेना और सजेशन को करके एग्जाम देने चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल और लैंड पोल्यूशन एक ही बात है। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे देखना वाटर पोल्यूशन में भी क्या होता है, डिग्रेड होता है वाटर का क्वालिटी। सॉइल पोल्यूशन है तो नॉर्मल सा बात है, सॉइल अगर पॉल्यूट होगा तो आपका जो सॉइल का क्वालिटी है वो भी क्या होगा, डिग्रेड होगा। ठीक है, खराब होगा। नॉइज पोल्यूशन क्या है, एक्सेसिव अनवांटेड साउंड डिस्टर्बिंग हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जो भी
एक्सेसिव अनवांटेड साउंड, जो गाना वाना बजता है कहीं भी, है ना, लाउडली बजता है, उससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, कहीं भी आप लोग न्यूक्लियर प्लांट की जगह पे जाओगे ना, तो वहाँ से बहुत सारा वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर प्लांट का, ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया और भी सारा एलिमेंट हो गया, तो उसका वेस्ट जहाँ पे आपका जाके मिलता है, प्रॉपर डिस्पोज नहीं हो पाता है, तो वो हार्म करता है कहाँ पे, इन्वायरमेंट को क्या करता है, हार्म करता है। तो उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या याद करना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि जून 5 को ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986, इसको भी याद कर लेना। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो आपका अर्थ है, इसके सराउंडिंग आपका एक लेयर बना हुआ है, बहुत सारा लेयर बना हुआ है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो ये सारा जो लेयर बना हुआ है ना, इसी सराउंडिंग के वजह से हमारा अर्थ सेफ है। किस लिए सेफ है, क्यों सेफ है, आपको बताएंगे। लेकिन ये जो लेयर ऑफ गैसेस है सराउंडिंग द अर्थ हेल्ड बाय ग्रेविटी एक्सटेंडिंग अप टू अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर अबव द सर्फेस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। विच लेयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पोल्यूशन, यहाँ पे देखना नाइट्रोजन आपका 78% एयर में होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर याद कर लेना। ऑक्सीजन 21%, आर्गन आपका 0.93%, यहाँ पे आर्गन शायद नहीं होगा, कार्बन होगा शायद, ठीक है। ये चीज़ आप लोग एक बार गूगल करके, यहाँ पे मिस्टेक है शायद, आर्गन नहीं होगा, एक बार रेक्टिफाई यहाँ पे कर लेना, ठीक है। आर्गन और कार्बन आपका 0.03% होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये देख लेना, अदरवाइज कंपोजिशन इतना भी लिख दोगे तो इनफ है, ठीक है। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सा पॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब पॉल्यूशन किस लेयर में, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। तो पहला आता है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लिया एटमॉस्फेयर होता क्या है, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ लिया कि एयर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, और लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। पहला लेयर भाई ऑब्वियस सा बात है, जो पहले एटमॉस्फेयर में लेयर आएगा उसको ही इफेक्ट करेगा। दूसरे लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद जो दूर है, जो सबसे दूर है, वहाँ पे पॉल्यूशन होने का चांसेस कम होता है, या वहाँ पे एग्जिस्ट कम होता है इसके मुकाबले, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर आ गया, यहाँ पे आपका पॉल्यूशन होता है, एसिड रेन यहीं पे ज़्यादा पाया जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होता है यहीं पे आपका ज़्यादा पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर को ही हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर बोलते हैं, इस बात को याद रखना। यहाँ पे कंटेंट क्या होता है, ओजोन लेयर होता है आपका। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर कंटेन होता है, और ये ओजोन लेयर का बहुत अच्छा मतलब काम है कि यहाँ पे जितना भी यूवी रे आता है ना सोलर सिस्टम से, सन रेज से आता है यूवी, और यूवी रे ह्यूमन को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे स्किन कैंसर हो गया, ये मेनली आप याद रखना, स्किन कैंसर यूवी रे से होता है। तो भाई बहुत सारा पॉइंट आप डेफिनेशन में लिख सकते हो एग्जाम में, इतना कोई भारी नहीं है यार, कुछ भी आपको 2 मार्क्स 5 मार्क्स में आता है, तो आप लोग अटेम्प्ट करके आना, सोचना समझना और लिख के आना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको रटना है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है ऑलरेडी बता दिया गया कि भाई जो भी आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है, ये सारा चीज़ आपका मिलके जो कंटिमिनेट करता है, मतलब जो खराब करता है एयर को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मफुल गैसेज भी बोल सकते हो कि हार्मफुल गैसेज आपका मिक्स होकर एयर को खराब करता है। और हार्मफुल किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए, है ना। तो इसी को हम लोग एयर पोल्यूशन बोलेंगे। किसके कारण होता है, सीधी सी बात है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जलाओगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रिक एसिड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ऑटोमोबाइल्स हो गया, जितना भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है वहाँ से भी निकलता है आपका जितना भी गैस है। तो ये सारा पॉइंट याद कर लेना यार कि एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, वो सोचना कि अगर एयर पोल्यूशन होता है तो किस किस कारण से होता है, आप लोग ये सब देखते आए हो, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर लोगे। माइनिंग एक्टिविटी हो गया, फैक्ट्री इंडस्ट्री हो गया, डोमेस्टिक सोर्सेज हो गया, है ना। तो ये सारा चीज़ है, आप लोग खुद से एक बार रीड कर लेना कॉजेस को, 4 पॉइंट तो यही याद हो जाएगा आपको। उसके बाद इफेक्ट क्या करता है, तो इफेक्ट में क्या करेगा, एक तो बता दिए कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन, और क्रोनिक इफेक्ट मतलब होता है जो लंबे समय तक आपको बीमारी मतलब इफेक्ट कर देता है, ठीक है। और ऐसा इफेक्ट करता है कि आपका आगे वाला जनरेशन भी मतलब हो सकता है उससे प्रभाव करे। जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, है ना, क्योंकि एयर से रिलेटेड है तो लंग्स का इशू तो होगा ही होगा। सिस्टमैटिक इशू, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, सीएनएस डैमेज हो गया, इमीडिएट सिम्टम्स, आई नोज इरिटेशन, हेडेक, नोजिया, ये सब हो गया। पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट मतलब होता है किस पे प्रभाव करेगा, तो ह्यूमन डिजीज हो गया। ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। एसिड रेन आपको समझाएंगे अच्छे ढंग से, तो इसको थोड़ा सा अभी रखो, बस इतना करो कि डैमेज करता है सॉइल, क्रॉप और बिल्डिंग्स को, ठीक है। ओजोन लेयर हो गया डिप्लेशन की, ओजोन लेयर क्या होगा, अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो ओजोन लेयर जो था स्ट्रेटोस्फेयर में वो खराब होगा। इफेक्ट्स ऑन एनिमल का भी डिस्टर्बेंस होगा, है ना, उसके लिए भी खराब है। मेजर कंट्रोल, कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो खुद से भी नॉर्मल करो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का। वॉक, साइकिल फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, कहीं जा रहे हो तो पास में है तो उसका साइकिल या पैदल ही चल जाओ। स्विच ऑफ, ये तो घर में सुनते ही होगे कि भाई एनर्जी अपने घर का बचाओ, अगर वहाँ इस्तेमाल कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का यूज़ नहीं है तो उसे ऑफ कर दो। उसके बाद
इंस्टॉल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, ऐसा डिवाइसेस इंस्टॉल करो जो पॉल्यूशन इंडस्ट्री में जो फैल रहा है ज़्यादा उसको कंट्रोल कर पाए। प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाओ, एयर पॉल्यूशन को, ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट का सिंपल समझ लो कि ऐसा सब्सटेंस, भाई सब्सटेंस मिलके ही तो आपका गैस बन रहा है ना, गैस बन रहा है और आपका क्या एयर को पॉल्यूट कर रहा है। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस जो हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस। अब इसमें क्या आता है, पॉल्यूटेंट का भी दो टाइप आता है। एक बायोडिग्रेडेबल आता है कि बायोडिग्रेडेबल जो इसलिए डिग्रेड कर जाए, जैसे वेस्ट हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, वो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया बायोडिग्रेडेबल का आपका एग्जाम्पल। याद कर दो बस, नॉर्मल है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो सब पढ़ते आए हो ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आ गया, प्लास्टिक आ गया आपका, बहुत सारा मेटल्स आ गया जो भाई डिग्रेड नहीं करता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल में आपका क्या आ गया, एग्रीकल्चर वेस्ट वैसा। तो पॉल्यूटेंट का भी दो टाइप आ जाता है। तो ये सारा चीज़ नॉर्मल है, आप लोग बस याद करके रखना। अगर आपको कहीं भी एग्जाम में लगे तो वो सारा चीज़ अपने दिमाग में रख के वो लिख के आ जाना, ठीक है। और एग्जाम में यही सारा वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, इसका एग्जाम्पल याद कर लो, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन का जितना भी पीरियोडिक टेबल में आता है वो सारा प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी आपका मेन होता है जो ओजोन, ठीक है। पैन, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, यहाँ पे दिया गया है पेरीऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइट, पैन, ठीक है। ये याद कर लेना, इसका कुछ एग्जाम्पल जो आपको काम दे देगा। यहाँ पे दो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट का नाम बोला है, तो ये दोनों बता ही चुके हैं, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। पॉल्यूटेंट आपको बता दिए, पॉल्यूटेंट ऐसा सब्सटेंस, यही सारा सब्सटेंस मिलकर क्या करता है, पॉल्यूट करता है एयर वगैरह को। फ्लाई ऐश हो गया, कोयला जलाते हो जिससे ऐश निकलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लाई ऐश, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉस्ट, यहाँ पे देखना यही सेम चीज़ आपका बताया गया है जो इन्वायरमेंटल को पॉल्यूट करता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन, है ना। तो ये सारा चीज़ है, आप लोग इसको खुद से भी लिख सकते हो। पॉल्यूटेंट में लीड आ गया, ये एक ऐसा मेटल है जो हैवी मेटल है और बहुत ही टॉक्सिक है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज पहुंचाता है। और एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि भैया इसका तो हैंड रिटन नोट्स आपने दिया ही नहीं, तो भाई इस चैप्टर में आपको हैंड रिटन नोट्स का ज़रूरत नहीं है, ये हमारे स्टडी मटेरियल से ही पढ़ोगे, तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको दिया गया है, जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देंगे ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, 3 शिफ्ट में पेपर होगा, आराम से आप लोग करके आ जाओगे। उसके बाद ये सारा चीज़ रीड कर लेना। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। देखो ये भी एक एयर पॉल्यूशन का ही है। आपका जो एयर पॉल्यूशन है, जो एयर में आपका, ये समझ लो यहाँ लिखा हुआ है, फोटोकेमिकल स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन कॉज्ड व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद पॉल्यूटेंट। जितना भी पॉल्यूटेंट होता है आपका, हाँ, तो जितना भी आपका पॉल्यूटेंट होता है ना, जैसे आपको एग्जांपल में बताया ना, लीड हुआ, फ्लाई ऐश हो गया, ठीक है, फ्लाई ऐश जो अभी पढ़ाएं आपको, ये सारा जब रिएक्ट करता है सनलाइट से तो आपका फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट होता है। तो बस यही सिंपल लैंग्वेज में यही पूरा दिया गया है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपका रिएक्ट करता है। कौन कौन सा उसमें आपका एलिमेंट आता है, ओजोन होता है, ये सारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो हम लोगों ने पढ़ा ना, वही सारा वो सब रिएक्ट करके सनलाइट से फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। मीनिंग एंड फॉर्मेशन जस्ट रीड कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट सिलेबस में है तो हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है। अगर पीडीएफ में आप लोग देखोगे ना तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में है और ऐसे ही आपको पढ़ना है भाई। PM10 और PM2.5 है क्या, देखो PM10 और PM2.5 क्या है, पर्टिकुलर मैटर रेफर्स टू टाइनी सॉलिड लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर। एयर है, एयर में जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, इसमें मिला हुआ पार्टिकल्स है, उसी में आपका देखो जिसका डायमीटर, जिस पार्टिकल का डायमीटर आपका 10 से कम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे PM10। क्योंकि यार एयर में ही आपका सारा क्या होता है, जितना भी पॉल्यूटेंट होता है वो मिक्स होता है ना। तो वही चीज़ बोला गया है कि जिस पार्टिकल में उसका डायमीटर 10 से कम हो, म्यू बोलते हैं इसको, जो साइन दिया गया है, 10 से कम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं डस्ट पॉलिनोमोल। ये एग्जांपल हो गया PM10 का, ठीक है, जिसका 10 से डायमीटर कम हो PM10 में आ गया। PM2.5 क्या होता है, पार्टिकल्स विद डायमीटर 2.5, देखो डायमीटर उस पार्टिकल का 2.5 से कम हो, तो वो आपका आ गया PM2.5। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्मोक, सूट, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कंबक्शन, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब देखो कोई भी आपका पॉल्यूशन होगा तो नॉर्मली आपके मन में क्या आएगा, अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो एयर हम लोग क्या लेंगे, अपने अंदर ह्यूमन क्या लेते हैं, सांस लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो आपका साइकिल चलता है उसी में आपका क्या होता है। तो जितना भी एयर आपकी ह्यूमन के बॉडी में जाएगा तो कौन कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा करेगा, आप खुद से सोचो कि यार लंग्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, रेस्पिरेटरी पार्ट आपका डैमेज करेगा, अस्थमा होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ अपने माइंड में रखना, जब आप लोग पेपर लिखोगे तब आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। चाहे आप लोग को टॉपिक आता हो नहीं आता हो, लेकिन आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई किया है ना, तो आपके पास कोई भी आंसर आएगा आप लोग लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं मेजर गैसेस एयर पॉल्यूटेंट क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस है और यहाँ पे आपको इसका नेचर पढ़ लेना है। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई भी स्मेल नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, हाईली पॉइजनस गैस, ठीक है। सोर्स क्या है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे क्रिएट होता है, ये याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड तभी क्रिएट होता है, कार्बन तो आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड तभी क्रिएट होता है जब कोई भी कार्बन का पार्टिकल
हाफ बर्निंग हो, मतलब हाफ इनकम्प्लीट कंबक्शन हो, तभी वो आपका जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो हजार्ड्स क्या हो गया। कोई भी एयर पॉल्यूशन में अगर एयर का पार्टिकल्स मिलता है तो सबसे पहले यार हेडेक ही होगा, माथा दर्दी होगा, है ना। फिर आपका डिजीजनेस, हेवन डेथ फ्रॉम द सफोकेशन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ही मतलब हार्मफुल गैस है। अगर कहीं भी ये चीज़ हो गया ना, तो आप कोई भी अगर बंद कमरा में हो और कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट फैल गया तो भाई आप सफोकेशन से आप मर जाओगे। ठीक है, ये चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये भी आप याद कर लेना कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये भी आपका कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, ये सिंपल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे मोस्ट डेंजरस जो होता है, जो बहुत ही हार्मफुल करता है, और इसका यूज़ कहाँ से निकलता है ना, ये रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिजेस जितना भी हो, एरोसोल, ठीक है, फोम, ब्लोइंग एजेंट। तो ये 2-3 एग्जाम्पल यूजेस याद करें कि यहाँ से आपका CFC निकलता है। कंटेनिंग, इसमें क्या क्या कंटेन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन एटम। भाई जस्ट समझ लो यार, आप लोग लिख लोगे तो ना आप लोग को याद नहीं करना है, जस्ट समझना है कि कैसे क्या क्रिएट होता है। स्टेबल इन ट्रोपोस्फेयर, ये इतना याद नहीं करना है, बस ये याद कर लेना। अगर आता है 1-2 मार्क्स में तो ही पूछेगा, अदरवाइज जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी है कि भाई ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एसिड रेन बनाता है। एसिड रेन होता क्या है आपको बताएंगे डेफिनेशन जब एसिड रेन का आएगा। नेशनल एयर क्वालिटी AQI बहुत नाम सुने हो, तो इसमें क्या है, ये आपका लॉन्च कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कौन सा डिपार्टमेंट मतलब जो भी है आपका उसमें हुआ था वो बता दिया गया। इंडिया एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। पर्पस क्या था, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन फॉर एयर क्वालिटी। ये मतलब समझ लो एक तरीका का मोटो है ये। ठीक है, ये याद कर लिए। पैरामीटर्स क्या होता है, इन सारे पैरामीटर जो हम लोग पढ़े ना, PM2.5, PM10 और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रिक एसिड, प्लम्बम, जितना भी ये सारा पार्टिकल्स हैं, इन सारे पैरामीटर्स को लेके AQI आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, ये सारा पैरामीटर लोगे तभी तो कैलकुलेट करोगे ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में कितना फैला हुआ है, PM10 जितने भी पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, पॉल्यूट कितना हुआ है, उसका डायमीटर चेक करोगे, फिर एक आपका पूरा बनेगा डेटा। देन उससे पता चलेगा कि AQI एक सिटी में कितना बढ़ रहा है, घट रहा है ना। कैटेगरीज है कि गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो ये सारा चीज़ है। तो जस्ट आपको समझना है, अब इसमें याद करने का क्या है ना। तो देख लो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है भाई, इसमें भी याद रखना कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, ये तो भाई लाइन हर चीज़ में घुसा ही देना। ठीक है, कोई भी पॉल्यूशन पूछे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, क्वालिटी, ठीक है, जो हार्म करे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। नॉर्मल सी बात है, वाटर पोल्यूशन किस लिए होता है, कोई भी इंडस्ट्री से वेस्ट होता है, वो आपका निकलता है और वाटर में जाता है, पॉन्ड में जाता है, मिल के रिवर में ही सब जाके मिलता है ना। तो ये जो वेस्ट आप लोग फेंक रहे हो, बहुत लोग अपना भाई जितना भी कूड़ा कचरा होता है सब जाके रिवर्स में ही फेंक देते हैं, तो उससे ही वाटर पोल्यूशन होता है। तो जो आप देखते हो नेचर में, जो ENVS वही है जो आप देखते हो डेली लाइफ में, वही सारा चीज़ आपको अपने शब्दों में लिखना है, जस्ट यहाँ पे पढ़ के। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू वाटर, वही सारा। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इन फार्मिंग, अब जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं फार्मर, वो सारा चीज़ आप जान ही रहे हो कि एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर बारिश हो रहा है, फिर बारिश से बह के वो रिवर में फ्लो हो रहा है। तो भाई इतना आपको सोचना होगा डायमेंशन, तभी आप लोग लिख पाओगे। और ENVS में ऐसे ही सोच के लिखना है यार, और कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, डंपिंग जो करते हैं, हैवी मेटल्स, केमिकल, जितना भी इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है कहाँ डंप होता है, सारा रिवर में होता है। ऑयल स्पिल्स इन एयर, देखो ये जो है ना ऑयल स्पिल्स इन सीज, ये क्या है, जब कोई भी शिप वगैरह जाता है, ठीक है, शिप हो गया, उस मान लो यहाँ पे ऑयल का आपका यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कभी कभी क्या हो रहा है, ऑयल आपका लीक हो जाता है शिप से। अब ये लीक हो जाता है तो क्या होता है कि वाटर जो सी है आपका, उसके ऊपर ऑयल का एक सब्सटेंस, एक परत बैठ जाता है, जिससे भाई क्या हो रहा है, अब इसके नीचे जितना भी एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, जितना भी इसके नीचे फिश है, जितना भी एक्वाटिक एनिमल्स है, उनको हार्म कैसे करता है कि ये फिश ऑक्सीजन लेने में उनको तकलीफ आने लगता है, क्योंकि यार ऊपर तो आपका ऑयल का एक परत बैठा हुआ है, ऑयल का एक लेयर बैठ चुका है। तो यही चीज़ें आपको याद रखना कि ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि वाटर पोल्यूशन आए तो ये वाला पॉइंट आप लोग लिखना। प्लास्टिक लिटरिंग, प्लास्टिक वगैरह भी फेंका जाता है ना, तो ये सारा चीज़ें इफेक्ट क्या होगा, वाटर पोल्यूशन है तो वाटर बॉर्न डिजीज ही होगा ना। जैसे कोलेरा हो गया, ये पानी से ही होता है, गंदा पानी पीने से। टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। टॉक्सिक किल्स एक्वाटिक लाइफ, जैसा कि अभी बताएं कि ऑयल आपका लीकेज करता है सी में। ऑक्सीजन डिप्लेशन, फिश किल्स, बायो एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन फूड चेन, है ना। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो गया। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, सिंपली समझते हैं। आप लोग गांव वगैरह जाते होगे तो ये वाला चीज़ देखते होगे यार कि पानी में ये एल्गे वेल्गे आपका पूरा भर जाता है, पूरा एकदम भर जाता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, मतलब एक्सेस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, एक्सेस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। उसके बाद बनता है एल्गे ग्रोथ। एक्सेस न्यूट्रिएंट वहाँ पे आपका पाया जाता है, नाइट्रोजन का मात्रा, फास्फोरस का मात्रा पानी में बढ़ जाता है, जिसके लिए आपका एल्गी का ग्रोथ हो जाता है। एल्गी, ठीक है, एल्गी का ग्रोथ हो जाता है। और सेम चीज़, सेम आपका लेयर ऐसा बैठ जाता है पूरे पानी में। अब पूरा एक पानी में ऐसा बैठ गया तो इसके नीचे जितना भी फिश है, एक्वाटिक एनिमल्स है, उनको तो दिक्कत होगा ना, क्योंकि एक परत बैठ गया है। अब यहाँ बाहर से तो ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है, तो जितने भी नीचे फिश है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको दिक्कत हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, डेथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूट्रोफिकेशन यही है कि एनरिचमेंट, यही लिखना, सेम लाइन इसको रट लेना है कि एक्सेस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इसके लिए ही आपका एक्सप्लोजिव एल्गे
ग्रोथ होता है एंड ऑक्सीजन डिप्लेशन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, पानी में सांस नहीं ले पाते हैं एनिमल्स, तो उसके वजह से आपका एक्वाटिक एनिमल्स मारे जाते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, बाई सोर्स क्या होगा, इंडस्ट्रियल होगा, वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चर रन ऑफ, है ना। तो ये सारा बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। देखो आपका जो पानी में ये देखो पैरामीटर्स होता है, ये सारा ना मापा जाता है कि बीओडी कितना बढ़ा, सीओडी कितना बढ़ा, तो ये सारा पैरामीटर्स है, ठीक है। ये टेस्ट समझ लो, एक तरीका का टेस्ट होता है कि ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, जितना भी आपका वेस्ट पानी में जाता है ना, जितना भी वेस्ट पानी में जाता है, अब उसको डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड लगता है उसी को देखा जाता है और बीओडी का कैलकुलेशन किया जाता है। जितना हाई बीओडी होता है, मतलब बीओडी का वैल्यू जितना हाई होता है वो हाई पोल्यूशन होता है। लेकिन बीओडी में आपका याद रखना कि इसमें बायोडिग्रेडेबल को ही कंसीडर किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल। लेकिन नीचे जो सीओडी होता है ये आपका बायोडिग्रेडेबल भी होता है, बायोडिग्रेडेबल को भी लिया जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी लिया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिखा देते हैं, यहाँ देखना लिखा गया है, इट इंक्लूड्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर। यहाँ भी सेम है लेकिन एक केमिकली देखा जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीका का टेस्ट है लेकिन ये छोटा है, ठीक है। ये उतना ब्रॉड मैनर में नहीं है, लेकिन सीओडी ब्रॉड मैनर में, क्योंकि इसमें दोनों आपका इंक्लूड हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल भी लिया जा रहा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी लिया जा रहा है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर। आपका मान लो एक वाटर लिया गया, अब इसमें जितना भी वेस्ट है ना, अब इसमें क्या किया जाता है, आपका केमिकल डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाला जाता है पानी में और देखा जाता है कि कितना ऑक्सीजन आपका नीड लग रहा है इसको खत्म करने के लिए, और फिर उससे कैलकुलेट किया जाता है सीओडी। मतलब एक तरीका का टेस्ट है कि वाटर कितना पोल्यूट है नहीं है, और सीओडी भाई इससे खतरनाक टेस्ट है, मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी टेस्ट है और सबसे बेस्ट भी है सीओडी। तो ये सारा पॉइंट है जिसको आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो याद रखना, इस अगर सीओडी पूछे तो इसको मेंशन करना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये लाइन याद रख लेना, ठीक है। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन आप लोग सिंपली सबको ही जानते हो, सॉइल पोल्यूशन मतलब सॉइल का क्वालिटी को डिग्रेड करना, है ना। कॉज्ड बाय द प्रेजेंस एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल, सॉल्ट, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, डिजीज कॉजिंग। इतना कहानी आपको समझा के लाइन रीड करके हमको नहीं समझाना है। सॉइल पोल्यूशन होता क्या है? सॉइल पोल्यूशन मेनली जब भी आपका एग्रीकल्चर फील्ड में जितना भी आपका फर्टिलाइजर यूज़ होता है ना, फर्टिलाइजर यूज़ होता है, आपका एसिड रेन होता है, एसिड रेन। एसिड रेन होता क्या है अच्छे ढंग से बताएंगे, लेकिन अभी याद कर लो एसिड रेन क्या होता है, कि एसिड रेन आपको बता देते हैं, एसिड रेन आपको बता देते हैं पहले कि एसिड रेन होता क्या है। देखो एसिड रेन क्या होता है, मान लो ये इंडस्ट्री है, ठीक है, ये इंडस्ट्री है, यहाँ से पूरा आपका पॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन निकल रहा है, ये जा कहाँ रहा है, ये आपका क्लाउड में जाके बैठ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपका बारिश होता है ना, तो ये जो पॉल्यूशन आपका बैठा हुआ है क्लाउड में, फिर ये बह के रेन के साथ मिक्सअप होके, जो पॉल्यूटेंट है आपका, पॉल्यूटेंट रहता है ना, सब्सटेंस रहता है, ये रेन के साथ मिक्सअप होके फिर आपका बारिश होता है, और ये जो बारिश होता है ना, ये आपका होता है भाई एसिड रेन। आप लोग सुने होंगे कि ताजमहल का रंग थोड़ा सा, जो कलर है ताजमहल का वो डिग्रेड हो रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल है, वहाँ का भी थोड़ा सा आपका जो वहाँ का जो यूज़ किया मार्बल वगैरह है ना, उसका भी कलर जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? खुद से तो जा नहीं रहा है, एसिड रेन के कारण जा रहा है, क्योंकि एसिड रेन में आपका पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट बढ़ता है, तो एसिड रेन आपका क्रिएट होता है, वैसा बनता है, तो एसिड रेन बोला जाता है। एसिड रेन आएगा तो समझ लेना कि बारिश में एसिड या पॉल्यूटेंट मिक्सअप हो रहा है, पॉल्यूटेंट मिक्सअप हो रहा है रेन से, और वही आ रहा है आपके पास, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि ताजमहल का रंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है ताजमहल का, और डिग्रेड हो रहा है। तो यही सारा एसिड रेन होगा, ठीक है। अब आते हैं सॉइल पोल्यूशन पे। एसिड रेन समझ में आ गया, तो एसिड रेन होगा तो कहाँ जाएगा? सॉइल में ही जाएगा ना, और फिर वो बह के कहाँ जाएगा? रिवर में जाएगा। तो सिंपली है, सब कुछ एक तरह से इंटरकनेक्टेड ही है। तो यही है आपका सॉइल पोल्यूशन। और इसमें याद रखना कि जब भी आपका पेस्टिसाइड, आपका इंसेक्टिसाइड जितना भी यूज़ हो रहा है, उसके कारण से उसका हैवी जो पॉल्यूट कर रहा है आपके सॉइल को, उससे हो रहा है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी। आपके सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है और हार्म कर रहा है आपके प्लांट्स को, एनिमल्स को, और साथ ही साथ ह्यूमंस को भी, क्योंकि यार सॉइल में अब जो प्लांट्स है अब तो वो भी पॉल्यूट हो रहा है ना, वो भी अनाज आपका खराब हो रहा है, तो ह्यूमंस को भी इनडायरेक्टली आपका इफेक्ट ही कर रहा है। कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो भाई वही सारा पॉइंट आपको याद करना यार, कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, लैंड लीचेट्स, जो भी जितना गंदगी बह के आता है रेन वाटर के थ्रू वो हो गया। ऑयल स्पिलेज बताए ना आपको कि ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी आपका शिप के थ्रू ऑयल वगैरह, तो उसमें लीकेज हो जाता है, तो सी में आपका बह जाता है ना। माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया, लीकेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट डिस्पोजल, जैसे एग्जाम्पल यूरेनियम हो गया, सेवेज एंड स्लज, जो भी आप कूड़ा कचरा, इम्प्रॉपर डिस्पोजल जिसको बोलते हो, यही सारा पॉइंट आपको खुद के लैंग्वेज में लिख के आना यार, कुछ नहीं है। 1.5x करके वीडियो देखो, लेक्चर देखो, लास्ट में सजेशन क्वेश्चन करके चले जाओ, काम खत्म आपका यार, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, डिस्टर्ब इफेक्ट कहाँ करता है? सॉइल फर्टिलिटी का करता है, रिड्यूस करता है उसका फर्टिलिटी को, डिस्टर्ब करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को, ठीक है। रिलीज पॉल्यूटेंट गैसेस, रिलीज क्या होता है? पॉल्यूटेंट गैसेस होता है। रेडियो एक्टिव हजार्ड्स, कंटिमेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी खराब होता है, क्योंकि सॉइल पॉल्यूशन भी तो भाई जितना भी आपका वो जाता है ग्राउंड वाटर में, है ना, सरफेस वाटर में मिलता है, फिर ड्रिंकिंग वाटर भी खराब होता है। बैड ऑर्डर, है ना,
वाटर डिस्पोजल प्रॉब्लम। तो ये सारा पॉइंट हो गया। हाउ डू पेस्टिसाइड पॉल्यूट सॉइल, तो भाई ये तो बता ही दिए ना कि पेस्टिसाइड फार्मर यूज़ कर रहा है तो वो भी पॉल्यूट कर रहा है सॉइल को, है ना। तो ये सारा चीज़ है। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, मेनली आपका पॉल्यूशन 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 सब कुछ पॉल्यूशन पे ही है। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, अनवांटेड एक्सेसिव साउंड, जो भी अनवांटेड एक्सेसिव साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है एनवायरमेंट में, उसी से कॉज किसको कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है नॉर्मल लाइफ को और हार्म्स कर रहा है हेल्थ को। यहाँ पे कॉज पढ़ लेना, ट्रैफिक हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, डिमोलिशन वर्क हो गया, जो बिल्डिंग वगैरह गिरते हैं तो जितना आवाज़ होता है, लाउड स्पीकर हो गया, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो गया, होता है तो भाई डिस्टर्ब होता ही है। मशीनरी इन फैक्ट्रीज हो गया, मशीनरी अगर फैक्ट्री वगैरह में जाकर बहुत आवाज़ करता है तो वो भी नॉइस पोल्यूशन में ही आएगा। हाउस होल्ड अप्लायंस, भाई मिक्सर चलाती होगी मम्मी तो भाई कान बंद करते होगे ना, तो ये भी आपका नॉइस पोल्यूशन में आ गया। वैक्यूम क्लीनर हो गया, तो ये सारा हाउस होल्ड जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं। इफेक्ट क्या करता है, अगर ह्यूमन्स में इफेक्ट क्या करेगा भाई, नॉइस पोल्यूशन से ऑलवेज सब आते हैं हमारे बॉडी में। नॉइस को कौन सुनता है, कान सुनता है, ईयर सुनता है ना, तो हियरिंग लॉस थोड़ा सा उसमें डैमेज करेगा, ठीक है। स्ट्रेस देगा, हाइपर टेंशन देगा, ज़्यादा आवाज़ होने से क्या होता है, टेंशन होता है। स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आएगा रात को सोने से पहले, इसीलिए बोला जाता है रील्स वगैरह स्क्रॉल मत करो, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर होता है भाई। वो जितना आप लोग रील देख के सोगे आपका दिमाग वो नॉइज से खराब होता है, डिस्टर्ब होता है, तभी आपको नींद नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोने से पहले नहीं देखना चाहिए स्क्रीन वगैरह फ़ोन का, ठीक है। तो वो सारा चीज़ है, नॉइज से बहुत कुछ होता है। रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, जितना अगर आप लोग नॉइज में रहोगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको खुद से रिलेट करके एग्जाम में लिखना है। तो यही चीज़ है कि आपको लिखना बता रहे हैं ताकि आप लोग खुद से भी सोच पाओ। सब कुछ यार वीडियोस लेक्चर नहीं होता है, समझना भी होता है, डायमेंशन भी देखना होता है, और ये सारा चीज़ बहुत काम देगा आपको आगे भी। तो यही सारा इफेक्ट ऑफ एनिमल्स, डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ कम्युनिकेशन रीडिंग, जो अब नॉइज़ होगा तो भाई दो जानवर का जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा। फोर्सेस माइग्रेशन फ्रॉम हैबिटेट, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है तो एनिमल्स में क्या हो रहा है भाई, एनिमल्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपना लोकेशन चेंज करे, मतलब माइग्रेट करे। अब ये देख लेना यार, इतना नहीं है, बस यही है कि जितना डिसिबल वगैरह, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। व्हाट इज़ मराइन पॉल्यूशन, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही है मराइन पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू सी एंड ओशियन। भाई जो आपको बताए ना कि अगर आपका सी और ओशियन को हार्मफुल सब्सटेंस डैमेज कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, सी वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मराइन पॉल्यूशन। तो इसमें अच्छे से आप लोग पॉइंट लिख पाओगे, डेफिनेशन खुद से बना पाओगे, इज द, ठीक है, बिकॉज, कहानी लिखना तो जानते ही हो ना, बस यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट को आप लोग जब लिखोगे तो अंडरलाइन कर देना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सजेशन में भी डालेंगे। तो ये सारा चीज़ है। सोर्स क्या है भाई, म्युनिसिपल सेवेज, जो आपका जितना भी म्युनिसिपल सेवेज है, गंदगी है जो फेंका जाता है कोस्टल टाउन्स में, है ना, तो वो सारा चीज़ कहाँ पे जाके मिलता है, सी वगैरह में। एग्रीकल्चर रन ऑफ, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वास्ट इन इनटू शिप। ऑयल पॉल्यूशन बताएंगे, स्पाइलेज फ्रॉम शिप, है ना, शिप अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वही सारा चीज़ है कि वही लीकेज वगैरह होगा। शिपिंग एक्सीडेंट, ड्राई डॉकिंग, अब डॉकिंग में क्या होता है, डॉक एरिया में अगर जाओगे, शिप डॉक जहाँ पे सब शिप को रहता है, सबका जो पार्किंग होता है शिप का, है ना, तो वहाँ पे साफ़ होता है, शिप वगैरह भी क्या होता है, शार्प वगैरह होता है, क्लीन किया जाता है। तो जितना भी टॉक्सिक पेंट है, केमिकल्स है, वो रिलीज़ होता है और मिलता कहाँ पे, सी पे मिलता है, और इससे डैमेज क्या हो रहा है, एक्वाटिक एनिमल्स डैमेज हो रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है। वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ये सारा चीज़ आप लोग सोर्स में लिख देना और यही आपका कॉज में भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारा है। और यहाँ पे आपको पढ़ना ज़्यादा क्या है, व्हाट इज़ हज़ार्डस वेस्ट, यहाँ पे पढ़ लेना। अब ये बताना होगा क्या, ये भी आप लोग पढ़ दोगे तो हो जाएगा। व्हाट इज़ हज़ार्डस वेस्ट, वेस्ट विथ फिजिकल एंड केमिकल इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज दैट कैन पोजेज हाजर्ड टू हेल्थ और द इन्वायरमेंट। ये सारा चीज़ मतलब कोई भी ऐसा आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो भाई हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को ही ऐसा वेस्ट आपका डैमेज करे, उसी को हम लोग बोलेंगे। जैसे क्या हो गया, पेस्टिसाइड, एसिड, फ्लेमेबल, इतना देर से तो यही सारा वेस्ट पड़े ना, तो उसी को हम लोग ग्रुपिंग करके हज़ार्डस वेस्ट में डाल दिए, जिसका भाई हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को खराब करे, इन्वायरमेंट को खराब करे, ऐसा वेस्ट, उसी को हम लोग हज़ार्डस वेस्ट बोलेंगे। टाइप ऑफ वेस्ट क्या होता है, नॉन हज़ार्डस, किचन वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल ट्रैश हो गया, हज़ार्डस हो गया, टॉक्सिक इंडस्ट्री, केमिकल, पेस्टिसाइड। रेडियो एक्टिव में हो गया न्यूक्लियर प्लांट एंड मेडिकल आइसोटोप, मेडिकल में जो यूज़ होता है ना हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ है। मिक्स्ड भाई वही सारा है। टाइप्स पूछा तो लिख देना, हज़ार्डस, नॉन हज़ार्डस, जो हार्म करे उसको हज़ार्डस, जो ज़्यादा हार्म ना करे, यही सब है जो हार्म वाला, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भी वही है भाई, जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड में आता है, डिस्पोज किया जाता है, तो उसी को हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डाल देंगे। ये सारा पढ़ना नहीं है। 5 R ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लेना। रिड्यूस, मिनिमाइज करो वेस्ट प्रोडक्शन को, रीयूज़ करो उस आइटम को, मल्टीपल टाइम्स कोशिश करो कि रीयूज़ करने का, रिसाइकिल करने का कोशिश करो, ठीक है। प्रोसेस वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट, बहुत सारा आप लोग देखे होंगे इन्वेंशन, बहुत सारे लोग शार्क टैंक में जाते हैं कि रिसाइकिल यूज़ करके, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट बना के रीयूज़ करवा रहे हैं। रिकवर, एक्सट्रैक्ट यूजफुल मटेरियल एनर्जी, रिपेयर, फिक्स रेदर देन डिस्कार्ड। तो ये सारा चीज़ है। वाई सेग्रेगेशन एट सोर्स नेसेसरी, एफिशिएंट रिसाइकलिंग, कीप रिसाइकल क्लीन, अच्छे से रिसाइकिल करना, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छे से क्या करना, रिसाइकिल करना। यहाँ पे आपका आ गया
बेटर डिस्पोजल, अच्छे से डिस्पोज करना, प्रिवेंट कंटेमिनेशन, है ना, खराब होने से बचाना हो गया ये आपका, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिड्यूस लैंड लाइफ यूज़, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, लोगों को भाई अवेयर करना होगा, इंकरेज करना होगा कि उनका क्या क्या ड्यूटी है, अवेयर करना होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ है, अगर पूछा तो बता देना, लेकिन 4-5 आर पढ़ लेना, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ सकता है। ये सारा आप लोग रीड कर लेना, बहुत ही आसान है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना समझाने का वीडियो में समय नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या हो गया, जो भी आपका मेडिकल के थ्रू या रिसर्च सेंटर के थ्रू जो वेस्ट निकलता है ना, वो सारा वेस्ट आपका बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो यही सारा डेफिनेशन लिखना है आपको बायोमेडिकल वेस्ट में। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे आ जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्लाइमेट चेंज से ही पूछेगा, और ये पूरा अच्छे से पूछना, ये देख लेना आंसर, पूछना क्या, देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, आपका टेम्परेचर कभी देखते हो बढ़ जाता है, राइज कर जाता है ना, अचानक से बारिश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसको हम लोग को पढ़ना है। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर, पर्सिपिटेशन, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। वेदर पैटर्न्स, वेदर का जो पैटर्न है, कभी बारिश हो रहा है, कभी ये चेंज हो रहा है, कभी वो चेंज हो रहा है, तो जो चेंजेस है उसी को हम लोग बोलेंगे क्लाइमेट चेंज, है ना। नेचुरल कॉज क्या है, करंट मेन कॉज क्या है, सब पढ़ेंगे लॉन्ग में। अब देखो कॉजेस पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पूछा, कॉजेस पूछा, तो आपको ऐसा लिखना है कि डेफिनेशन लिख दिए पहले, ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना, और क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन लिखने के पास कॉज लिखे। कॉज क्या है भाई, पहला है ग्रीन हाउसेस गैसेस, जितना भी आप लोग कोल जलाओगे, आराम से एग्जांपल भर के लिखना वहाँ पे कि कोल हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, SO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारा आप लोग कॉजेज में लिख के आना। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर वेस्ट, नेचुरल, ये सारा क्या कॉज हो गया कि इसके कारण से आपका क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो ये सारा कॉजेज आपको खुद से याद करना है कि ग्रीन हाउस गैस भैया ने बताया। डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ काटेंगे तो भाई पेड़ काटने से क्या होगा, वहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन का जो एक साइकिल चलता है वो डिस्टर्ब होगा, तो इससे क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब भी करता है, ट्री क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका, आपको खुद से ये पॉइंट याद करना होगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, क्लाइमेट चेंज ऐसा होता है कि मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अंदर कोई भी आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है CFC अर्थ के अंदर, तो क्या होता है ना कि ओजोन जब डिप्लेट होता है, ओजोन तो यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ये डिप्लेट होने के बाद जितना भी बाहर का भी हार्मफुल गैसेज है वो अंदर आके ट्रैप हो जाता है, ठीक है। ट्रैप होने के कारण से जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाता है, इसी का केस को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सारा केसेस से आपका क्लाइमेट चेंज भी होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी आपका इसी का एक पार्ट ही आता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारा पॉइंट आपको कॉमन मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज, सी लेवल राइजेस, फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरिया, सी लेवल राइज होता है, ज़्यादा रेनफॉल होगा तो क्या होगा, यही होगा, एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा, मोर इंटेंस ड्राउट, ये भी हो सकता है कि फ्लड भी आ सकता है, सूखापन भी पड़ सकता है, ड्राउट भी हो सकता है, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट। तो ये आपको पॉइंट है ना, कॉज और इफेक्ट वाटर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज का याद करना होगा, और सजेशन में तो देंगे ही। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपका सेम चीज़ है, जो टेम्परेचर इंक्रीज वाला पॉइंट है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग में आ जाता है कि यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर, ये धीरे धीरे टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यार हम लोग जितना अपना यूज़ करते हैं ना, AC दिन भर चला के बैठे हुए हैं, तो भाई इसका जो हार्मफुल गैसेज है वो नेचर में ही जा रहा है, और इसके कारण से जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन का लेयर है वो क्या हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है और ख़राब हो रहा है। इसके कारण से बाहर का UV रे अंदर आ रहा है और अंदर ही अटक जा रहा है, CFC वगैरह जितना भी गैसेज है, हार्मफुल गैसेज है, और इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग आपको बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज़ है, डेफिनेशन लिख लेना कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ सरफेस एवरेज सरफेस टेम्परेचर, और डेफिनेशन लिखने के बाद डायरेक्टली कॉज लिख देना, वही है डिफॉरेस्टेशन, व्हीकल एमिशन, और सारा पॉइंट देखो सेम ही मिलेगा, क्लाइमेट और इसका, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, सेम आपका जो क्लाइमेट में हम लोग पढ़े ना वो आप सेम इसमें चिपका सकते हो। तो भाई दो क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन आंसर आपका सेम है, बस डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे आपका मेनली फोकस है ग्लोबल वार्मिंग में कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। डिस्कस इफेक्ट क्या होगा, ये हो गया आपका। ग्रीन हाउस गैसेस का नाम याद कर लेना, यहाँ पे आपका हो गया काम, ग्रीन हाउस गैस का हो गया। ओजोन लेयर बता दिए कि ओजोन लेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, और ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को क्या होता है, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आपका ओजोन लेयर का डिप्लेशन बता दिए, इस कारण से होता है जितना भी गैसेस वगैरह है, ठीक है, हो गया। CFC हो गया आपका, ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद कर लेना। एसिड रेन बता चुके हैं कि एसिड रेन किससे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है एसिड रेन, और इसके कारण बताए थे ना ताजमहल वाला एग्जांपल और विक्टोरिया मेमोरियल, वो सारा चीज़ आप लोग एग्जांपल में लिख देना, ठीक है। pH वैल्यू भी इसका, जब एसिड रेन होता है तो pH वैल्यू भी आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद करके आना है और एग्जाम में ऐसे ही सिंपल में लिखना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, देखो 2-3 चीज़ डैमेज होता है आपका। ह्यूमन हेल्थ तो आपको याद ही कर लेना है कि ये पूरा प्रॉपर है कि ह्यूमन हेल्थ को करेगा ही करेगा। अगर आप लोग ह्यूमन कर रहे हो तो भाई और नॉर्मल सा बात है, इकोसिस्टम भी आपका ख़राब होगा।
तो आपको पॉइंट में ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है, पॉइंट याद करके नहीं जाना है, समझ के जाना है। डैमेज टू वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज भी आपका आ गया, डैमेज टू स्ट्रक्चर, और जितना भी हावड़ा ब्रिज वगैरह है देखते हो डैमेज हो रहा है, इरोजन हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, तो ये सारा एसिड रेन आपका मेनली हो गया। तो बस आपको इतना ही याद है, और ये लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट था, खत्म हो चुका है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद सजेशन क्वेश्चन दे देंगे, उसको पढ़ना और एग्जाम देने चले जाना, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारा लिंक और इस PDF का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो भाई कमेंट करके जरूर जाना। जय हिंद, थैंक यू।